जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का 6th चैप्टर जंतुओं में जनन। बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि भैया जनन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों क्या होता है, सिंपली अगर हम बात करें तो क्या होता है, कोई भी जीव जंतु ठीक है जनन क्यों करता है, अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, हमने पौधों में जनन के प्रक्रम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि जो स्पीशीज है वो अपने जैसे और भी बच्चे, ताकि उनकी जो स्पीशीज है वो खत्म ना हो जाए, उसको बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें पूरे जनन के बारे में ही जाना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेटे जनन की विधियां। देखिए बच्चों, जनन की ना दो विधियां होती हैं, एक होता है बेटे लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वो होता है जिसके अंदर हमें बेटे नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अलैंगिक जनन में नर व मादा में से किसी एक की जरूरत पड़ती है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में अलग अलग करके हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें बेटे लैंगिक जनन की बात करते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में जैसे मैंने आपको बताया कि भैया इसके अंदर क्या होता है, जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग और अंग होते हैं। पौधे की ही तरह जंतु में नर मादा युग्मक बनाते हैं जो संलेत होकर युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, सेम टू सेम जैसे पौधों में हमने पढ़ा ना पिछले चैप्टर्स में, तो वैसे ही मनुष्यों के अंदर भी होता है या जीव जंतुओं के अंदर भी होता है। यह युग्मनज क्या होता है, विकसित होकर नया जीव बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार का जनन जिसमें नर भी और मादा भी, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के जो युग्मनज है या युग्मक है वो संलयित यानी कि इकट्ठे होकर, संलयन यानी कि इकट्ठे होकर संलयन करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और भ्रूण बनाते हैं, उसको बोलते हैं बेटे हम लैंगिक जनन। ठीक है, यानी कि आप सीधे सीधा नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखिए, यानी कि ऐसा जनन जिसके अंदर नर व मादा दोनों की जरूरत पड़ेगी उसको हम बोलेंगे बेटे लैंगिक जनन, हम उसको बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए लैंगिक जनन के अंदर अगर हम बात करें तो नर और मादा की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर जनन अंगों की। ठीक है, मनुष्यों के अंदर बेटे नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण का होता है। ठीक है, दो शुक्राणु नलियां होती हैं, एक शिशन होता है। ठीक है, जिसको लिंग भी कहा जाता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, यानी कि हमारे जिनको शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, वृषण लाखों शुक्राणु एक बार में बेटे उत्पन्न कर देता है, ये शुक्राणु होता है। ठीक है, शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, हमें आंख से नहीं दिखाई दे सकते ये, क्योंकि एक सेल होते हैं, एक तरह के बेटे क्या है, ये हमारे बॉडी के सेल है। ठीक है, प्रत्येक में एक सिर होता है, इसका एक सिर होता है। ठीक है, और एक मध्य भाग होता है और लास्ट में इसकी टेल होती है बेटे, ये क्या होती है, हमारी पूंछ, जिसको हम टेल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये आपके वृषण हो गए, ये नलियां हो गई शुक्राणु नलिका, और ये आपका शीशन हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करें मादा की, तो मादा में भी सेम होगा। ठीक है भैया, मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, अंडवाहिनी हो जाएगी, ये अंडवाहिनी नली हो गई। ठीक है, जैसे शुक्राणु नली थी इसमें अंडवाहिनी हो गई, और एक हो जाएगा बीच में आपका बेटे ये गर्भाशय हो जाएगा। ठीक है, अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करेगा। ठीक है, जो जैसे शुक्राणु था स्त्रियों में उसको अंडाणु बोल देंगे या डिंब बोल देंगे। ठीक है, मानव में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से विकसित अंडाणु डिंब का निर्मोचन अंडाणु में होता है। अब फीमेल्स में क्या होता है बेटे, एक महीने में या तो ये काम करेगा या तो ये काम करेगा, कोई सा एक काम करता है। जब ये बंद होगा तो ये चालू होगा, या ये बंद होगा तो ये चालू रहेगा। ठीक है, आगे देखिए गर्भाशय वो भाग होता है जहाँ पे शिशु का विकास होता है। ठीक है, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी बेटे एकल कोशिका है। ठीक है, ये भी क्या है, एकल कोशिका है, एक ही कोशिका से बनी है। ठीक है, अब बात करते हैं निषेचन की। क्या होता है निषेचन, हमने देखा कि भाई जब भी नर और मादा ठीक है इन दोनों के युग्मक मिल जाएंगे तो उसे बोलेंगे निषेचन हो गया भाई। ठीक है, देखिए जनन का प्रक्रम पहला चरण होता है शुक्राणु और अंडाणु का मिलन। ठीक है, संलयन यानी कि मिलना। ठीक है, तो जब भी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा तो बेटे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोल देते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है, सीधा ये डेफिनेशन आप याद रखिए। ठीक है, निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, और एक होने के बाद क्या बनता है बेटे, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक है, छोटी छोटी जो थोड़े से पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन इसको याद रखना कि भैया शुक्राणु अंडाणु मिले, ठीक है, उसको बोला निषेचन। मिलने के बाद क्या बन गए बेटे, युग्मनज बन गए। ठीक है, क्या बन गए, युग्मनज बन गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका मानव अंडाणु था। ठीक है, जब निषेचन में क्या हुआ, शुक्राणु और अंडाणु ये आपस में मिल गए। ठीक है, तो बाद में ये देखिए संलयित केंद्रक, इससे शुक्राणु का केंद्रक और ये आपके अंडाणु का केंद्रक है, बाद में एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं बेटे, क्या बोलते हैं, इसको हम युग्मनज बोल देते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। यही सेम बात हमने यहाँ पर भी देखी थी, है ना। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता के आएंगे
और कुछ लक्षण अपने पिता के आएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई जब बच्चा होता है तो लोग कहते हैं कि भाई अरे ये तो अपने पिता पे गया, ये तो अपनी माँ पे गया है, ठीक है। तो ये जो हमारे अंदर गुण आते हैं वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि हमारी माता के, ठीक है, या हमारे पिता के जो शुक्राणु थे वो संयोजन हुए और उनके लक्षण हमारे अंदर आगे आने वाली पीढ़ी में चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे अपने भाई बहन, ये भी हमसे सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, ठीक है। अब इसको भी, निषेचन को भी हमने कई सारे भागों में बांटा है, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा है बेसिकली, कि जो मादा के शरीर के, मादा यानी कि फीमेल के शरीर के अंदर होगा, ठीक है, गर्भाशय के अंदर होगा, उसे बोलेंगे आंतरिक निषेचन। क्या बोल देंगे बेटे? आंतरिक निषेचन। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी, ये सारे के सारे आंतरिक निषेचन करते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं बेटे, बाहर करते हैं, शरीर के बाहर निषेचन करते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं बाहरी निषेचन, ठीक है ना। जैसे कि मेंढक हो गया, ठीक है, ये सब बाहर करते हैं, ठीक है। इनके बारे में देखेंगे क्या होता है। नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं मेंढकों में, ठीक है। मादा सैकड़ों अंडे एक साथ बाहर दे देती है और मुर्गा क्या करता है, जो नर होता है वो उसके ऊपर अपना शुक्राणु छिड़क देता है, ठीक है। ऐसे मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे भी कवच से ढके नहीं होते, ठीक है, अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की परत अंडों को एक साथ रखती है, इसकी सुरक्षा भी करती है, ठीक है। अपनी मेंढक के अंडे अगर आप देखे होंगे अगर असलियत में, तो जेली जैसे तो चिपचिपे एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छिड़क देता है, जो मैंने बताया, ठीक है। मादा ने अंडे दिए और नर ने क्या किया, शुक्राणु छोड़ दिए, ठीक है। प्रत्येक शुक्राणु की पूंछ होती है जो कि अंडों के अंदर जाके मिल जाएगी, ठीक है। इधर उधर तैरते रहेंगे, शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके कारण निषेचन हो जाएगा बाहर, शरीर के बाहर। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटे बाह्य निषेचन, यानी कि बाहर का निषेचन, ठीक है। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करके जाइएगा, आईवीएफ का। किसका? आईवीएफ, यानी कि परख नली शिशु, ठीक है। आज देखिए क्या होता है, ऐसे स्त्रियां या ऐसे पुरुष जो कि माँ बाप नहीं बन सकते, तो क्या करते हैं, विज्ञान में क्या किया जाता है, उनके शुक्राणु और अंडाणु को लेकर, ठीक है, क्या करते हैं, बाहर, शरीर के बाहर ही उनको युग्मनज बनाकर फिर बाद में शरीर के अंदर डाला जाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, वो अंडा पैदा नहीं कर पाती है। ऐसी स्त्रियां शिशु को उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु लेता है, ठीक है, और शुक्राणु को इकट्ठा करता है, कुछ घंटों के लिए साथ में रखेगा, जिसे आईवीएफ अथवा इनविट्रो निषेचन बोलते हैं। शरीर के बाहर हो रहा है, कृत्रिम, यानी कि डॉक्टर खुद करवा रहे हैं, ठीक है, अपने आप नहीं हुआ, हम खुद करवा रहे हैं, ठीक है। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज बन जाएगा, 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, ठीक है, बाहरी, शरीर के बाहरी उसको विकसित करेंगे। उसके बाद माता के गर्भाशय में डायरेक्ट उसको स्थापित कर दिया जाएगा, माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास उसका हो जाएगा। शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। ऐसे शिशु को बोलते हैं बेटे परख नली शिशु, इंग्लिश में बोले तो टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं बेटे? टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है, इसको ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला है बेटे टॉपिक है भ्रूण का विकास, ठीक है। क्या हो रहा है, अभी हमने देखा था भैया निषेचन हो गया, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु मिले, निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया, ठीक है। अब युग्मनज धीरे धीरे टूटेगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में बदलेगा। यही जो युग्मनज था वो भ्रूण में बदल जाएगा, ठीक है। कैसे बदलेगा वो देखो, युग्मनज टूटेगा, यानी कि विभाजित होगा, टूटेगा तो नहीं, विभाजित होगा, ठीक है, और छोटी छोटी कोशिकाओं के गोले बनाएगा। हर गोला बाद में क्या करेगा, इकट्ठा होगा और अलग अलग ऊतक और अंग बनाएगा। ये जो गोले बने हैं, ये अलग अलग, ये जो गोले गोले बने हैं, ये हर गोला क्या करेगा, इकट्ठा होगा और बाद में अलग अलग अंग बनाएगा। किसी से आंख बनेगी, किसी से दांत बनेंगे, और दांत कह रहा हूँ, किसी से टांगे बनेंगे, दांत तो बाद में आएंगे ना, ठीक है, तो वो सब बनेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति विकसित हुई थी, जो युग्मनज से ये बनेगा, इसको हम बोलते हैं बेटे भ्रूण, ठीक है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है, ठीक है। यहाँ से देखिए धीरे धीरे युग्मनज बना, फिर आगे चलते 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 ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, गर्भाशय की दीवार पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पहले सिंगल था, पहले देखिए ध्यान से देखेंगे तो पहले केंद्रक मिले थे इनके, ठीक है, फिर धीरे धीरे टूटा और 2 बने, फिर उसके बाद और बुलबुले बने और बुलबुले बने और गुब्बारे से बने, ठीक है। ये और इकट्ठे होकर फिर टूट 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 के ये जितने भी होंगे, हर किसी से एक ना एक अंग बेटे बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होगा, धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ पैर, ठीक है, सिर आंखें कान, ये सब बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग भागों की पहचान हो जाएगी, यानी कि जब बच्चा पूरा साफ साफ दिखने लग जाएगा, उसको बोलेंगे बेटे गर्भ।
क्या बोलेंगे, गर्भ बोलेंगे। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाएगा तो माँ शिशु को जन्म देती है। ठीक है, अब मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है बेटे, अंडे जो होते हैं मुर्गी भी तो देती है ना, लेकिन क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो कैटेगरीज में हम जीवों को बांटेंगे। एक वो जीव जो बेटे डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, एक वो जीव जो अंडे देते हैं। ठीक है, निषेचन के फौरन बाद युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है, अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके बाद नीचे बढ़ने के साथ साथ सुरक्षित परत चढ़ जाती है, यानी कि मुर्गी के अंडे की जो व्हाइट वाला कोट होता है ना वो चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, कठोर कवच भी ऐसे सुरक्षित परत होता है। ठीक है, कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 हफ्ते का समय लग जाता है। ठीक है, मुर्गी अंडे को उष्मायन यानी कि गर्मी देने के लिए उसके ऊपर बैठी रहती है। ठीक है, तो अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच टूट जाएगा, प्रस्फुटन यानी कि टूटेगा वो। ठीक है, प्रस्फुटन टूटेगा और चूजा उससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, जरायुज और अंड प्रजक। नाम से पता चल रहा है, अंड प्रजक तो नाम से पता चल रहा है कि भाई जो अंडे देंगे, अंडे देने वाले, और जरायुज जो डायरेक्टली बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लिए कि बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर ही हो जाता है। ठीक है, भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। ठीक है, भ्रूण का विकास पूर्ण रूप से अंडोत्पत्ति होती है। ठीक है, अंडजोत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित जंतु को जन्म देते हैं, यानी कि डायरेक्टली बच्चे को जन्म दे रहे हैं, लेकिन कुछ अंडे दे रहे हैं जो बाद में शिशु बन रहे हैं। ठीक है, तो जो जंतु, क्या बेटे, जो जंतु सीधे, आप एक सेकेंड, आपके जो जंतु है जो सीधे शिशु को जन्म देंगे उनको बोलते हैं जरायुज। ठीक है, और जो बेटे किसको डायरेक्ट अंडा देंगे उनको बोलेंगे बेटे अंड प्रजक बोलेंगे उनको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है। ठीक है, परंतु अब गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्रित नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडे नहीं देते। ठीक है, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली शिशु को जन्म देते हैं, इनको बोलते हैं जरायुज। ठीक है, क्या बोलते हैं, जरायुज। अब इसके अंदर हम कुछ स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे, शिशु से लेके वयस्क तक उनके अंदर क्या क्या होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे से जो निकले हुए प्राणी है वो वृद्धि तब तक करते रहेंगे जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते। ठीक है, कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि हम बात करें मेंढक भैया की, तो मेंढक क्या करेंगे, मेंढक में अंडे अलग होते हैं, लेकिन जब वो वयस्क बन जाएगा भैया पूरा ही अलग हो जाएगा, कायांतरित हो जाएंगे, पूरे पलट जाएंगे, इसको कायांतरण बोलेंगे। ठीक है, पूरे की देखिए क्या होता है, सबसे पहले अंडा होता है। ठीक है, अंडा धीरे धीरे बाद में टैडपोल बदलता है, लार्वे में बदलता है, फिर बाद में वयस्क बदलता है। ठीक है, स्टार्टिंग में देखेंगे कि भैया इसकी पूंछ होती है। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में भी देखा होगा कि सबसे पहले अंडा था, पानी में था, तब पानी में तैरने के लिए थी पूंछ। ठीक है, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो पैर भी आ गए, दिशाएं वगैरह बदलने के लिए या जमीन पर आने के लिए। अब जैसे ही बड़ा हो जाएगा, पानी से बाहर आ जाएगा, तो भैया पूंछ भी गायब हो जाएगी और ये पैर और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से या यहाँ से पूरा देख रहे हो कहाँ तक का सफर है, तो पूरा रूप ही बदल गया इसका, तो है ना, पूरा का पूरा रूप ही बदल गया। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है, तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण बेटे कायांतरण कहलाता है। पूरी काया पलट हो गई ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम बेटे कायांतरण। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो ये भी अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हमारा लैंगिक जनन तो बेटे पूरा हो गया, खत्म। अब बात करेंगे अलैंगिक जनन की। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अलैंगिक जनन जो होता है बेटे वो ज्यादातर ना केवल एक कोशिकीय जीव करते हैं। कौन से करते हैं बेटे, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, यानी कि जो सिंगल सेल वाले जीव होते हैं ना, देखिए क्या होता है, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि हम हो गए या बाकी जीव जंतु हो गए। ठीक है, हमारे पास हर काम करने के लिए एक अलग अंग होता है शरीर में। ठीक है, खून को पंप करने के लिए दिल है, देखने के लिए आंख है, सूंघने के लिए नाक है। ठीक है, और नसें है, सब कुछ है, किडनी, गुर्दा, लिवर सब है। बच्चे पैदा करने के लिए अलग से अंग है हमारे शरीर में। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो भैया सारा का सारा काम, खाना पीना सब कुछ करने का काम उसी कोशिका का होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो एक ही कोशिका है, उसमें मादा वादा तो कुछ है ही नहीं, तो अलैंगिक जनन ज्यादातर एक कोशिका जीवों में होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, अब तक हमने जनन का प्रक्रम देखा, उन जंतुओं में पढ़ा जिनसे हम परिचित है, परंतु अत्यंत छोटे जैसे कि हाइड्रा हो गया या सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा हो गया, ये किस प्रकार से इनके अंदर बेटे कुछ प्रक्रियाएं होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हाइड्रा की अगर हम देखें तो एक छोटी सी चीज निकलती है, इसको बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं बेटे, मुकुल।
ठीक है। जब ये मुकुल क्या होगा, बड़ा होता रहेगा, बड़ा और बड़ा हो जाएगा, और जैसे ये बड़ा वाला हाइड्रा है ना, इसी के जैसा हो जाएगा ना, जब ये भारी हो जाएगा टूट के गिर जाएगा, तो सेम अपनी माता की तरह ये जो नया हाइड्रा है ये बन के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है। प्रत्येक हाइड्रा में एक अधिक उभार दिखाई देता है जिसको हम मुकुल बोल देते हैं। ठीक है। नए जीव होते हैं बेसिकली, ये मुकुल बोलते हैं। बता दिया आपको, सीधा सिंपल सी बात है ना। ठीक है। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले उदर्द से नए जीव का विकास हो जाता है। इस प्रकार जीव में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म दे देता है, जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि इसमें मादा या पिता किसी की एक की जरूरत होगी, और वही अब या तो इसको चाहे मादा कह लो चाहे पिता कह लो। ठीक है। यही क्या करेगा, अपने बच्चे को जन्म दे देगा, यहीं से बच्चा बड़ा हो जाएगा, यहीं से टूट के गिर जाएगा और नया बच्चा बन जाएगा। ठीक है। हाइड्रा में मुकुल से नया बनता है। अच्छा, ये याद रखना कि भैया हाइड्रा में मुकुलन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें, अमीबा के अंदर बात करें, तो इसके अंदर होता है बेटे द्विखंडन। क्या करता है अमीबा ना, अपने केंद्रक को, अपना ये जो केंद्रक है, ध्यान से देखिए, ये जो केंद्रक था इसको तोड़ना शुरू करता है। यहाँ से ये तोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे तोड़ने के बाद दो हिस्सों में केंद्रक को तोड़ देगा। ठीक है। ये दो हिस्सों में टूट गया। अब ये क्या होगा, पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, एक केंद्रक वाला अलग, एक केंद्रक वाला अलग। इसी से दो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये संतति, दो अलग अलग संतति बेटे पैदा हो जाती है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं द्विखंडन, दो हिस्सों में टूट जाना। क्या बोले, दो खंडन, द्विखंडन, दो हिस्सों में टूट जाना। अमीबा भी एक कोशिका जीव है, इसमें केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में टूट जाएगी। पहले केंद्रक टूटेगा, केंद्रक के बाद कोशिका टूटेगी। ठीक है। जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होगा। ठीक है। यानी कि दोनों तरफ केंद्रक आ जाएंगे। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बन जाएंगे। इस प्रकार अलैंगिक जनन में जीव टुकड़ों में टूटकर दो संतति उत्पन्न करता है, जिसको द्विखंडन हम बोलते हैं। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त भी बहुत सारी विधियां होती है जो होती है। ठीक है। यहाँ पर एक कहानी पढ़ेंगे, डॉली की कहानी, क्लोन। इसको क्लोनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, क्लोनिंग। किसी समरूप कोशिका, सेम कोशिका को किसी अन्य जीवित भाग या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्लोनिंग बोलते हैं। ये ज्यादातर नई अच्छी किस्म के जानवरों को गलती से बोल दिया कि अच्छी किस्म के जानवरों को पैदा करने के लिए की जाती है। ठीक है। जैसे कि बेटे खच्चर देखा होगा आपने। ठीक है। जो घोड़े और गधे का मिक्सचर होता है ना, तो वैसे होता है। तो ये क्लोनिंग वगैरह के कुछ रूप होते हैं। ठीक है। देखिए क्या होता है, किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट उनके सहयोगी ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। उन्होंने भेड़ को क्लोन किया था सबसे पहले, जिसका नाम रखा था डॉली। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी जीव था। ठीक है। आगे देखिए, डॉली की क्लोनिंग करते समय किया क्या गया था वो देखिए। फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका इकट्ठी की गई। ठीक है। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस, ठीक है, ब्लैक फेस वाली से क्या किया गया, एक अंड कोशिका भी एकत्रित की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। उसके बाद फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका को, केंद्रक को जो स्कॉटिश ब्लैकफेस एव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में डाल दिया गया। इसका केंद्रक उठा के उसके केंद्रक से रिप्लेस कर दिया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस एव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन का सामान्य रूप से हुआ। अंततः डॉली का जन्म हो गया भाई। ठीक है। डॉली का जन्म हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से डॉली का जन्म हुआ। आगे देखिए, यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस एव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी, भेड़ के जैसी दिखती थी, जिससे कि केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने केंद्र को अंडकोश से हटा दिया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिया। क्योंकि क्यों नहीं दिखाई दिया, देखो क्या होता है ना, हमारे जो भी डीएनए होता है ना भाई, वो केंद्रक के अंदर ही होता है, इसीलिए। ठीक है। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी, जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अपनी संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये है। ठीक है। तो इसी के साथ बेटे आपका चैप्टर ये वाला भी खत्म होता है। ठीक है। और ये प्रमुख शब्द की जरा डेफिनेशन बहुत ही जल्दी से बेटे याद करके जाइएगा, क्योंकि इनमें से आता है। ठीक है। 2-2 नंबर के तो क्वेश्चन यही तैयार करके ले जाएंगे आपके। ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।